ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है या फिर ये कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो टेस्टिस है। टेस्टिस जो है इसकी संख्या 2 होती है और ये टेस्टिस एक पाउच के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर अवस्थित होता है। इसकी संख्या 2 होती है। दोनों टेस्टिस जो है इस पाउच के अंदर अवस्थित रहता है। अब पाउच के अंदर क्यों रहता है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 37 डिग्री C होता है, जबकि स्पर्म जो है उसको सरवाइव करने के लिए 34 डिग्री C से लेकर के 35 डिग्री C टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसके कारण ये टेस्टिस जो है वो इस पाउच के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। ये टेस्टिस जो है इसकी साइज की जब हम बात करें तो इसकी लंबाई 4 से 5 cm लंबा और 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अर्थात प्रत्येक टेस्टिस की लंबाई जो है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब हम जब इसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रत्येक टेस्टिस के ऊपर एक व्हाइट कलर का लेयर जो है वो इसके ऊपर पाया जाता है, जिसको हम लोग ट्यूबिका एल्बुमिनिया बोलते हैं। इस व्हाइट कलर के लेयर को हम लोग ट्यूबिका एल्बुमिनिया के नाम से जानते हैं। जब इसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर लगभग 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। लोब्यूल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में इस लोब्यूल्स की संख्या जो होती है वो 250 के आसपास होती है। प्रत्येक लोब्यूल्स में 2 से 3 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं। इस लोब्यूल्स के अंदर ये 2 से 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं। ये ट्यूबुल्स जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इसी ट्यूबुल्स की अंदर की जो दीवार होती है, अंदर की जो लेयर होती है वो जर्मिनल इपिथेलियल सेल से आच्छादित होती है, जिसमें बार-बार विभाजन के फलस्वरूप स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग आगे चल करके स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या फिर इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन जब होता है तो ये डक्ट के माध्यम से बाहर निकलती है और बाहर निकल करके गुच्छा बनाती है। ये प्रत्येक लोब्यूल से बाहर निकलती है और बाहर निकल करके गुच्छा का निर्माण करती है, जिसको हम लोग रेट टेस्टिस के नाम से जानते हैं। रेट टेस्टिस के नाम से जानते हैं। ये रेट टेस्टिस से
पतली पतली नलिकाकार संरचनाएं जो है वो बाहर निकलती हैं और बाहर निकलती है गुच्छे के रूप में, जिसको हम भाषा डिफरेंशिया के नाम से जानते हैं। भाषा डिफरेंशिया, ये सारी भाषा डिफरेंशिया जो है आपस में मिलकर के और एक लंबी नली का निर्माण करती है, जो फीमेल ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप कह सकते हैं ये टेस्टिस के अंदर की सबसे लंबी नली है, जिसको हम लोग इपीडिडाइमिस बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास होती है। इपीडिडाइमिस, इसको हम लोग डिडाइमिस के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 6 मीटर के आसपास होती है। इसका काम है स्पर्म का निर्माण जब हो जाता है सेमीफेरस टेबल्स में, तो ये रेटिकुलेशन में आता है। रेटिकुलेशन के बाद ये इपीडिडाइमिस में आके यहाँ पे स्टोर होता है और यहाँ पे उसमें गति उत्पन्न होती है। इसका अगला काम है कि अगर किसी कारण से जब ये स्पर्म जो है डिस्चार्ज नहीं होता है, आउट ऑफ बॉडी डिस्चार्ज नहीं होता है, तो इसी के अंदर वो देख भी करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये इपीडिडाइमिस जो है इसके नीचे से नलियां निकलती हैं। नलिकाकार संरचना जो है वो निकलती है और ये नलिकाकार संरचना जा करके यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर को क्रॉस करते हुए नीचे आती है। नीचे आने के बाद ये एक पत्ते के समान छोटी छोटी ग्रंथिनुमा संरचना या ग्रंथि से मिलती है, जिसको हम लोग सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल के नाम से इसको हम जानते हैं। ये सेमिनल वेसिकल जो है और ये इस नली को जिसको हम लोग ये इपीडिडाइमिस से जुड़ाई है, इस नली को हम भाषा डिफरेंस बोलते हैं। ये भाषा डिफरेंस, इसकी संख्या 2 होती है। ये स्पर्म को लेकर के आती है और फिर यहाँ पे जब स्पर्म आता है तो ये पहले से सेमिनल वेसिकल जो है इससे एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसमें फ्रुक्टोज की मात्रा होती है। फ्रुक्टोज की अधिकता होती है और ये फ्रुक्टोज जो है ये स्पर्म को भोजन प्रदान करता है। ठीक है, अब ये सेमिनल वेसिकल और भाषा डिफरेंस जहां पे कनेक्ट होती है, वहां से एक चौड़ी डक्ट जो है वो आकर के यूरेथ्रा से कनेक्ट होती है। जिस डक्ट को हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। ये इजैकुलेटरी डक्ट के सहारे भाषा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों जो है इजैकुलेटरी डक्ट के सहारे यूरेथ्रा में घुसती है। अब यहाँ जो एक और छोटी सी ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है जो यूरेथ्रा के चारों तरफ से जो घिरती है और यह यूरिनरी ब्लैडर के से चिपकी रहती है। ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर, इसको कहते हैं
यूरेटर जो किडनी से यूरिन को लेकर के आती है। तो यहाँ पे जो ग्रंथि दिख रही है जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डक्ट के साथ कनेक्ट हो रही है, इस ग्रंथि को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इस ग्लैंड्स को हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या रहे हैं, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गया। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से कैल्शियम आयन मुख्य रूप से इससे जो स्रावित होने वाला पदार्थ होता है ये कैल्शियम आयन होता है, फोस्फेट होता है इत्यादि का स्राव से होता है जो सीमेंट का निर्माण करती है। हम जानते हैं कि ये जो स्पर्म है ये टेस्टिस के अंदर 10% स्पर्म का निर्माण होता है, जबकि 60% जो है वो इन ट्यूबुलर जो या ग्लैंड्स है उससे निर्मित होता है या उसके साथ से बनता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे मुख्य रूप से कैल्शियम आयन, फॉस्फेट इत्यादि का स्राव होता है जो ये स्पर्म को या सीमेन को एस्मेल इत्यादि प्रदान करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स के नीचे दो छोटी छोटी दोनों साइड बल्ब के समान संरचनाएं जो है वो दिखती हैं, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रा और कॉपर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इससे मुख्य रूप से म्यूकस का स्राव होता है। ये म्यूकस है जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा की नली को स्पर्म के निकलने से पहले इस म्यूकस का स्राव होता है। तो ये यूरेथ्रा है, इसको चिकनाहट प्रदान करती है जो जिसके कारण जो हमारा यूरिन है उसको पास आउट होने में परेशानी न होती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इतना देखा। अब हम थोड़ा सा इधर से मिला रहे हैं